रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ये जंग कब खत्म होगी, इसके मायने क्या होंगे, अब तक किसी को नहीं पता है। लेकिन रूस है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां रूस को चेता रही हैं, लेकिन रूस अपने कदम पीछे नहीं ले रहा है। तो वहीं इस गोलीबारी में भारतीय कर्नाटक का रहने वाला था और उसका नाम नवीन था। परिजनों ने बताया कि नवीन पिछले कई दिनों से लगातार भारत आने की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन खार्किव में गोलीबारी के दौरान नवीन की मौत हो गई और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से लगातार जंग छिड़ी हुई है। रूस की तरफ से कहा गया है कि जब तक यूक्रेन घुटने नहीं टेकेगा वो अपना युद्ध जारी रखेगा। तो वहीं साफ तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कह दिया है कि वो एक भी कदम पीछे हटने वाले नहीं और अपनी हक और अपनी आजादी के लिए लगातार रूस से लोहा लेते रहेंगे और अपनी आजादी के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़े तकरीबन 6 दिन बीत चुके हैं और रूस के तरकश में से चले पहले बाण ने इतनी तबाही मचाई जिसकी बानगी उन तस्वीरों में देखने को मिलती है जिसमें रोते बिलखते लोग, टूटी फूटती इमारतें और यूक्रेन की आम गलियों में बिछे सैनिकों के शवों में दिखती है। दरअसल रूस इस वक्त कीव के मुहाने पर खड़ा है और किसी भी वक्त वो यूक्रेन की राजधानी में अपनी पताका फहरा सकता है। गौरतलब है कि रूस ने अब तक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। खबर है कि करीब 64 किलोमीटर लंबा रूसी आर्मी का काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव के पास पहुंच चुका है और यह काफिला तेजी से कीव की ओर बढ़ रहा है। रूसी सैनिकों के काफिले के बारे में यह जानकारी सैटेलाइट इमेज के जरिए मिली। रूसी फौज के कीव की तरफ आगे बढ़ने की खबरों के बीच कई बस्तियों में आग लगने की भी खबर सामने आई है। उधर खार्किव में संघर्ष जारी है और जंग इस कदर मची है कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी भारतीयों को तुरंत कीव छोड़ने को कहा है। अगर ट्रेन मिले तो ट्रेन या फिर जैसे भी कीव से जितना जल्दी हो सके निकलने की सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना का बड़ा जत्था कीव की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन की राजधानी में भीषण जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल बेलारूस में 28 फरवरी को यूक्रेन और रूस के बीच हुई शांति वार्ता विफल रही है। ऐसे में कजाकिस्तान ने अब इस शांति वार्ता को दोबारा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। अब देखना ये है, अब ऐसे वक्त में जहां कीव के मुहाने पर रूसी सेना खड़ी है, क्या रूस यहीं रुक जाएगा या फिर जंग की इस तबाही की मंजर यूं ही चलता रहेगा। मणिपुर में विधानसभा के पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और 5 मार्च को दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसभा को संबोधित किया। साथ ही पार्टी की योजनाओं की जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी केवल राज्य को लूटने पर फोकस रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने मणिपुर के इतिहास बलिदान को सच्चे मन से श्रद्धांजलि नहीं दी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर के अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी ने राज्य में ट्रेन सेवा शुरू करने का काम किया और मणिपुर को भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ा है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज नए मणिपुर की पहचान स्किल, स्टार्टअप और स्पोर्ट्स से हो रही है। राज्य सरकार ने 5500 से अधिक स्टार्टअप को मदद दे रही है। आने वाले समय में हमारी नेटवर्क सरकार 100 करोड़ से ऊपर मणिपुर में स्टार्टअप फंड भी बनाएगी। उन्होंने आगे कहा, डबल इंजन की सरकार अगले कार्यक्रम को मणिपुर में एम्स की स्थापना भी करेगी। पीएम मोदी की इस रैली से मणिपुर पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि इसका नतीजा 10 मार्च को ही पता लगेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब अंतिम 2 चरण के चुनाव होना बाकी है, जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सीएम योगी आज यूपी के महाराजगंज पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने लोगों की आजीविका और जीवन की रक्षा करते हुए फ्री में उपचार और वैक्सीन देने का काम किया। वहीं अगर प्रदेश में सपा या बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती। वहीं सीएम ने कहा, प्रदेश की जनता को डबल राशन भी दिया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर वर्ष होली और दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। ट्यूबवेल से सिंचाई करने वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि गरीबों की बेटी की शादी में अनुदान के रूप में दिए जाने वाली 51,000 की धनराशि को अब 1 लाख रुपए करेंगे और मेरिट के आधार पर बेटियों को फ्री स्कूटी देने का भी काम करेंगे। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी परेशान है और बोल रही है कि इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है।
हमने कहा जब नीयत साफ होती है तो पैसा अपने आप आ जाता है। हमारी नीयत साफ है और हम प्रदेश में विकास का काम कर रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई ने आम जनता का पहले ही पसीना छुड़ा रखा है। एक तरफ पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब दूध के दामों में भी इजाफा हुआ है। बता दें कि डेयरी उत्पाद निर्माता अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा किया है। पहले ही आम जनता सब्जी, रसोई गैस के बढ़ते दामों से परेशान थी, तो वहीं ऐसे में बढ़ती दूध की कीमतों ने महिलाओं के बजट में और बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि इस बढ़ोतरी के बाद अहमदाबाद, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता समेत कई शहरों में अमूल फुल क्रीम दूध की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं अमूल टोन दूध 48 रुपए प्रति लीटर और अमूल शक्ति 54 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। कंपनी का कहना है कि दूध पर की गई 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी केवल 4% की है, जो खाद्य महंगाई के मुकाबले बहुत कम है। कंपनी की तरफ से साफ कहा गया है कि दूध में बढ़ोतरी की गई कीमत बहुत कम है, लेकिन उस जनता से पूछिए जो एक एक कर रुपए जोड़कर अपने घर का खर्चा चला रही है। हालांकि दूध में की गई बढ़ोतरी आम जनता के लिए एक बड़ा झटका है और ये कहना अभी मुश्किल होगा कि ये महंगाई आखिर कब और कहां जाकर रुकेगी। देश में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 6,915 नए मामले सामने आए और 180 मरीजों की मौत हो गई है। अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 92,000 के करीब पहुंच गई है। देश में अब तक कुल कोरोना के मामले 4 करोड़ 29 लाख के करीब पहुंच गए हैं और 5,14,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो पिछले 24 घंटे में 240 नए मामले सामने आए हैं और 6 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 1900 के करीब हो गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कोरोना से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज 2 मार्च को दोपहर 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा। बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी है, इस बार बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगा और मुख्यमंत्री 8 मार्च को प्रदेश का बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने ये भी जानकारी दी है कि इस बार चंडीगढ़ प्रशासन से भी सुरक्षा के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की अपील की है, ताकि सुरक्षा को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। विधानसभा की बजट सत्र की पहले ही दिन की कार्यवाही में 2 विधायकों को बेस्ट विधायक के तौर पर भी सम्मानित किया जाएगा। इन दोनों विधायकों में कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा और बीजेपी की विधायक निर्मल रानी शामिल है, जिनको बेस्ट विधायक चुना गया है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बार एक और नया प्रयोग करने का भी फैसला किया है। बजट पेश होने के बाद बजट पर अध्ययन के लिए अवकाश तय किया गया है, ताकि बजट के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा हर पहलू पर हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री ने सुबह जिला सचिवालय में पहुंचकर मीडिया कोऑर्डिनेटर जो बनाया गया कुरुक्षेत्र और करनाल के उनके ऑफिस का उद्घाटन किया। उसी के साथ मुख्यमंत्री ने जो PWD रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि आने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और इसके साथ मुख्यमंत्री ने मंगल सेन ऑडिटोरियम में पहुंचे। वहां लगभग 34 करोड़ की जो सड़क की परियोजना था उनका शिलान्यास किया। और उसके साथ अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी जो एक करनाल वालों को एक सौगात मिली है वो 25 बाईपास की मिली है, जिसकी 31 करोड़ की लागत से वो बाईपास बनाया जाएगा और उसको दिल्ली जाने के लिए कहीं ना कहीं कैथल और इधर आसपास के जो जिले के लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। उसके साथ नगर निगम द्वारा 30 टिप्परों को भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर हरी झंडी देकर रवाना किया, जो करनाल की सफाई के लिए, कूड़ा उठाने के लिए कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होंगे। और मुख्यमंत्री अब करनाल में जो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, मंदिरों में मुख्यमंत्री गए हुए हैं और उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो ट्रेन में जितने भी बच्चे हैं, हरियाणा के लगभग 1800 बच्चे हैं, उनको अपने प्रदेश में वापस लाया जाएगा।
महाशिवरात्रि पर्व की धूम पूरे देश के साथ साथ ट्राई सिटी में भी देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों के कपाट शिव भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और शिव भक्त भी सुबह से ही मंदिरों में अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रबंधन द्वारा भी भक्तों के लिए खासे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी भक्त को किसी भी तरह की कोई भी समस्या से दो चार ना होना पड़े। और इसके साथ ही मंदिरों को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। फूलों और लाइटों के साथ शहर के पूरे मंदिरों को सजाया हुआ है और भक्तों के लिए शहर में जगह जगह पर लंगर का भी आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही आज पूरे शहर के मंदिर जय भोले के जयकारों के साथ गूंज रहे हैं। 6 मई को प्रातः 6:25 पर बाबा केदार के कपाट भक्तजनों के लिए खोल दिए जाएंगे। आज महाशिवरात्रि के मौके पर शारदीय गद्दी स्थल ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में पंडा पुरोहितों, हक हकूकधारियों, विद्वानों ने पंचांग देखकर गणना की और उसके बाद तिथि तय की गई है कि 6 मई को बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके साथ ही विधिवत चारधाम यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। 6 मई को बाबा केदार के और 8 मई को बद्री विशाल के कपाट भक्त जनों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत संचालन होगा और भक्त अपने आराध्य देवों के दर्शन मंदिरों के साथ ही धामों में जाकर कर सकेंगे। तो बम बम भोलों के जयकारों से गूंजा कोटला कला का प्रसिद्ध मंदिर महादेव, जहां पर 108 फीट की भगवान भोले शंकर की प्रतिमा, वहीं स्वयंभू शिवलिंग भी यहाँ विराजमान है। आज शिवरात्रि के महापर्व पर बड़ी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। लगभग सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और मान्यता है कि जो भी भगवान भोले के यहाँ दर्शन करने आता है, जो भी मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है। काफ़ी ज़्यादा प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है और मैं उत्तर भारत के श्रद्धालुगण आज के इस मौके पर यहाँ पर पहुँचते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कतारें जो हैं लंबी लंबी लगी हुई हैं, जहां पुरुष वहीं महिलाएं जो हैं वो भगवान भोले के दर्शन सुबह नहा धोकर यहां पर पहुंची हैं और अपने जो मुरादें हैं, अपनी जो मन्नतें हैं वो यहां पर मांगते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जहां केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और लगातार जो है वहां से भारतीयों को सकुशल लाया जा रहा है, वहीं यमुनानगर जिला प्रशासन ने भी इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके अनुसार यमुनानगर जिले के 42 लोग जो है यूक्रेन के अंदर फंसे हैं और हमने उन सबसे संपर्क किया है, उन सबसे बातचीत की है, वो सभी ठीक हैं। साथ ही साथ इनके परिवारों से भी संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जहाँ केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, तो वहीं हर जिले के अंदर हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यमुनानगर जिले के अंदर भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर किसी को भी यूक्रेन से जुड़ी कोई जानकारी है या कोई व्यक्ति वहां पर फंसा है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर वो जानकारी दे सकता है। साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान मत दें, क्योंकि लगातार जो है केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और हम लोग भी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और साथ ही साथ गृह मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। और जो भी 42 लोग वहाँ पर फंसे हैं, जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, उन सभी को सकुशल वापस लाया जाएगा। इसलिए किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। सेक्टर 31 की इस P12 नंबर कोठी से जितना भी विस्फोटक बरामद किया गया था उसको बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से डिस्पोज ऑफ कर टेंशन को जरूर कम किया, लेकिन ये विस्फोटक इतनी भारी मात्रा में इस कोठी तक कैसे पहुंचा, किसने यहाँ इस कोठी तक पहुंचाया, यह एक जांच का विषय है, तफ्तीश का विषय है, जिस पर गुरुग्राम पुलिस के तमाम अधिकारियों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश जरूर शुरू कर दी है। रूस द्वारा यूक्रेन पर लगातार किए जा रहे हमलों के बाद खराब होते हालात, जिसके चलते देश व विदेश में पढ़ने वाले माता पिताओं की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे ही चिंता परेशानी की आज एक खबर आई जब बल्लभगढ़ की जैन कॉलोनी में रहने वाली मानसी मंगला, जो विदेश में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई थी, बताया जा रहा है कि मानसी के सारे सरकारी दस्तावेज, पासपोर्ट, फ़ोन, सारा सामान चोरी हो गया और फिलहाल पोलैंड की कस्टडी में बताई जा रही है। पोलैंड पुलिस ने मानसी को कस्टडी में लेकर हेडक्वार्टर भेज दिया है। तो ऐसे में मानसी की परिवार वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मानसी के परिवारजनों ने बताया कि भूख के चलते मानसी पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर बेहोश हो गई थी और इसी दौरान मानसी के दस्तावेज गायब हुए थे।
मानसी के इन हालातों को जानने के बाद उनके अभिभावकों की परेशानी को सरकार या स्थानीय प्रशासन कितना जल्दी कम कर पाता है या मानसी को उसके माता पिता तक कब तक पहुंचवा पाता है, यह देखने वाली बात होगी। शिमला के कालीबाड़ी के समीप एक रेल शेल्टर में करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश के आश्रित पिछले 215 दिनों से लगातार क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की सद्बुद्धि के लिए करुणामूलक परिवारों द्वारा हवन का आयोजन किया गया ताकि 3 मार्च को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में करुणामूलक आश्रितों की नियुक्ति की जाए। वहीं करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि सरकार इन आश्रितों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत एक पॉलिसी बनाए और नियुक्ति की जाए। वहीं बता दें कि इससे पहले भी करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के विरोध में एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी दिनों में ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में बारिश हो रही है। अगर चंबा जिला की बात करें तो चंबा में पिछले 2 दिनों से बारिश हुई, जिस कारण कई मार्ग और कई सड़कें जो है वो भूस्खलन की चपेट में आ गई। अगर चुरा की बात की जाए तो चंबा तीसा मार्ग पर पिछले कल भारी भूस्खलन हुआ, जिस कारण 3 से 4 घंटे तक वाहनों की आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई थी, लेकिन उसके बाद लोक निर्माण विभाग ने मुस्तैदी से काम करते उसको खोल दिया है। वहीं अभी भी रुक रुक कर वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिस कारण दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही जो है रुक रही है। लेकिन लोक निर्माण विभाग नकरोड़ ने काफी अच्छा काम किया और वहां पर जेसीबी को डिप्लॉय किया और साथ ही रोड को खोलने का भी कार्य कर रहे हैं। सोनीपत सीआईए पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां सोनीपत में खालिस्तानी संगठन से जुड़कर काम करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार होने के बाद अब 5वां आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया है। जहां 5वां आरोपी सोनीपत के गांव जुआ का रहने वाला है और गांव में ही अटल सेवा केंद्र चलाता है। और आरोपी पर आरोप ये है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपने दोस्त जो संगठन से जुड़ा हुआ मुख्य आरोपी सागर के लिए दस्तावेज तैयार किए थे, और जिसको लेकर पुलिस ने लगातार छानबीन की तो उसमें निकल कर सामने आया कि फर्जी दस्तावेज उसी के गांव के रहने वाले तरुण ने तैयार किए थे। उसी आधार पर पुलिस ने तरुण को गिरफ्तार कर लिया है और तरुण से फर्जी दस्तावेज और लैपटॉप व प्रिंटर भी बरामद किया है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तोशाम क्षेत्र के गांव सरल में अटल भूजल योजना के तहत आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उपायुक्त RS ढिल्लों ने कहा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। गिरता भूजल स्तर चिंतनीय विषय है। यह क्षेत्र रेड जोन घोषित किया गया है। यदि जल स्तर को सुधारने में हमें सामूहिक प्रयास करने चाहिए, जिससे कि यह क्षेत्र रेड जोन से ग्रीन जोन में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे के अनुसार गांव सरल को रेड जोन में शामिल किया गया है। गांव का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। इसके लिए जिला प्रशासन ने जल सुरक्षा प्लान तैयार कर ली है। योजना का मुख्य उद्देश्य घटते भूजल स्तर में सुधार लाना और गांव के स्तर पर स्थायी प्रबंधन करना है। इसके लिए गाँववासियों के सहयोग की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए गंभीरता से कार्य करना होगा। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई गई। लोगों में काफी उत्साह शिवरात्रि को लेकर देखने को मिला, क्योंकि 2 साल से जो था जब से कोरोना काल शुरू हुआ था तब से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए थे। मगर जिस तरह से कोरोना का ग्राफ थोड़ा कम होता हुआ नजर आया तो भक्तजनों में काफी उत्साह शिवरात्रि को देखने को मिला। 4 बजे से ही लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। युवा वर्ग हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी लोग लंबी कतारों में लगे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जल अभिषेक करना आज के दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि कवारी लड़की जो होती है, कवारी कन्याएं जो होती है, वो अगर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करती है तो भगवान भोलेनाथ की मनोकामना पूर्ण करते हैं।